आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी यानी कि सिविल सर्विस आईएएस मुख्य परीक्षा में मेन एग्जाम में एक निबंध का पेपर भी होता है और जिसके लिए आपके पास 250 अंक होते हैं, नंबर होते हैं और 3 घंटे का समय रहता है और इसका स्कोर जुड़ता है जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है ना, जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है उसमें आप देखते हैं इसके नंबर जुड़ते हैं। मेरिट आधारित ये पेपर है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो पुराने टॉपर रहे हैं, पहले सिलेक्टेड रहे हैं, उन्होंने जो टेस्ट दिए दृष्टि आईएएस या किसी और कोचिंग में, तो उनने किस तरह से निबंध लिखे हैं, तो उस निबंध को हम लोग देख रहे हैं और उनकी फिर क्या कमियां रही हैं उसमें, उन पर भी बातें हो रही हैं और देख भी रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या रहेगा कि एक आपको सामान्य जानकारी मिलेगी कि आप लोग इस तरह से शुरुआत कर सकते हैं। और मुझे तो लगता है कि आपको कॉपियां तो देखना चाहिए, इसमें कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूं, वहां से डाउनलोड कर लिया करिएगा और अपने पास रख लिया करिए, देखा करिएगा। और मैं कहता हूं कि आंसर राइटिंग शुरू करिए। कैसा लिख रहे हैं पहली बार में, कितने शब्दों में लिख रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। शुरुआत करिए, बाद में आप लोग एडजस्ट करते रहेंगे जितने शब्दों में लिखना है। बस आपको शुद्धता बनाई रखनी है और साफ लिखना है कि समझ में आ सके, ठीक है। तो इसमें आप देखिए, इनका अरविंद प्रताप सिंह है, इनकी रैंक कितनी थी, 161 थी 2017 में। ये हिंदी मीडियम से थे, क्या है, हिंदी मीडियम से, परीक्षा का माध्यम हिंदी। अब सबसे पहले आप लोगों को प्रश्न पत्र संबंधी विशेष अनुदेश है, ये पढ़ लिया करिएगा। प्रश्नों के उत्तर देने से पहले निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को कृपया ध्यानपूर्वक पढ़ें। और आप देखिए, प्रवेश पत्र में प्राधिकृत माध्यम में निबंध लिखना आवश्यक है, जो आपका माध्यम हिंदी हो, इंग्लिश, तथा इस माध्यम का स्पष्ट उल्लेख प्रश्न सह उत्तर क्यूसीए पुस्तक का के मुख्य पेज पर निर्दिष्ट स्थान पर करना आवश्यक है। प्राधिकृत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में लिखे गए उत्तरों को अंक नहीं दिए जाएंगे और प्रश्न के उत्तर निर्दिष्ट किए गए शब्द संख्या के अनुसार होना चाहिए। प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका में खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा पृष्ठ के भाग को पूर्णतः काट दें। इस तरह से आप लोग लाइन लगा सकते हैं या इस तरह से काट सकते हैं। और देखिए, एक बात और बताऊं आपको, मान लीजिए कि आप देखेंगे निबंध, जैसे आप मान लीजिए ये आपको 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है और आप लोग कहते हो कि बड़े एक एक शब्द गिना जाता है, तो नहीं गिना, ऐसा नहीं लगता है कि गिना जाता है। आप सोचिए कितनी कॉपियां रहती होंगी, सबको गिनते बैठा रहेगा कोई। हो सकता है कि पहली लाइन को देख लें, उसमें जितने शब्द हैं उस हिसाब से एक अंदाजा लगा लें। और आप देखिए, जब आपका सुंदर राइटिंग हो, समझने राइटिंग हो, इतना प्रभावी आपको लोगों ने निबंध लिखा हो कि जो कॉपी चेक करा उसका मन लग जाए, तो आप सभी जानते हैं कि वो अगर आपके 1000 शब्दों की जगह अगर 975 शब्द में होंगे तब भी नंबर अच्छे दे देगा, और 1200 की जगह अगर 1225 में भी गया होगा ना तब भी दे देगा। तो इतना मुझे नहीं लगता है कि कोई मतलब रहता है ज़्यादा। तो लेकिन आपको एक शब्द सीमा जरूर रखनी है। तो खंड ए और खंड बी में प्रत्येक से एक एक चुनकर 2 निबंध लिखिए, जो प्रत्येक लगभग 1000 से 1200 शब्दों में होंगे। यानी कि 2 निबंध लिखना है और 125-25 नंबर के होंगे दोनों, टोटल आपके 250 नंबर के होंगे। एक खंड 1 है, इसमें आपको 4 टॉपिक दिए गए हैं, 4 में से एक को आपको चुनना है। पहला टॉपिक क्या कह रहा है, प्रत्येक असफलता में एक अवसर छिपा होता है। अब आप लोग ही देख लीजिए, मान लीजिए मैं कहीं असफल हो रहा हूं, यानी कि सफल नहीं हो पा रहा हूं, तो वो भी हमारी जीत है, उससे हम सीखेंगे कुछ और फिर आगे हम बढ़ेंगे। दूसरा कह रहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार जिसका सबसे ज्यादा दमन दुरुपयोग हुआ है। तीसरा कह रहा है कि समृद्ध राष्ट्र हेतु एक स्वस्थ राष्ट्र एक पूर्व शर्त है। तीसरा कह रहा है, चौथा ये, देशभक्ति मेरा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकती, मेरा आश्रय मानवता है, मैं हीरे के दाम में गिलास नहीं खरीद दूंगा और जब तक मैं जिंदा हूं मानवता के ऊपर देशभक्ति की जीत नहीं होने दूंगा। कट्टर राष्ट्रवाद पर व्यक्ति रविन्द्रनाथ टैगोर के उपयुक्त विचारों को समकालीन प्रासंगिकता पर समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो ये समझ जाइए आप लोग, इन 4 में से आपको एक टॉपिक चुनना है। अब आप देखिए, अरविंद प्रताप सिंह ने कौन सा चुना है, इन्होंने चुना है देशभक्ति मेरा आखिरी आध्यात्मिक सहारा नहीं बन सकता है, मेरा आशय मानवता है। यानी कि आप देखिए, इन्होंने इसी को आप लोग चुन लिया है, चौथे टॉपिक को। अब कैसे लिखा है आप देखिए इन्होंने, तो आप देखिए इस तरह से, आप देखिए, सभ्य मानवता के 5000 वर्षों के इतिहास में राष्ट्रवाद महज 4 शताब्दी पुरानी विचारधारा है। परिवार, कबीला, धर्म, राज्य, राष्ट्र, राज्य
और विश्वग्राम तक मानव एक ऐसे सामुदायिक विचार की खोज में भटकता रहा है जो उसे शांति, सुरक्षा और आश्रय दे सके। और इससे यात्रा में राष्ट्रवाद सर्वाधिक शक्तिशाली विचार सिद्ध हुआ और एक ऐसा विचार जिसके लिए मरा जा सके और मारा जा सके, क्योंकि जहां राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र की उन्नति पर जोर देता है, वहीं कट्टर राष्ट्रवाद अपने राष्ट्र की उन्नति के साथ साथ दूसरे राष्ट्र की अवनति की भी इच्छा रखता है। यही इच्छा संघर्ष की ओर ले जाती है। अब आप देखिए जो कट्टर राष्ट्रवादी होंगे, देखिए पाकिस्तान मान लीजिए, वहां आप देखिए कट्टर राष्ट्रवाद देखने को मिलेगा, तो अपने को ऊपर उठाना चाह रहे हैं लेकिन दूसरे को नीचे दबाना चाह रहे हैं। हमारे देश में भी इस तरह के लोग आपको देखने को मिलते हैं। आप देखते होंगे दूसरे समाज को आप लोग, या आप देखिए दूसरे धर्म को एक दूसरे पे इस तरह के कट्टरपंथी मिल जाते हैं। फिर आप देखते हैं कि मानवता का इतिहास हमें इतना तो सिखाता ही है कि बुराई और अच्छाई में से अच्छाई का चयन तो आसान है, पर अच्छे और अधिक अच्छे के बीच का संघर्ष ही ज्यादा कठिन और निर्णायक सिद्ध हुआ है। मुक्तिबोध के शब्दों में कहें तो बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर अच्छे व उससे अधिक बीच का संघर्ष गहन चिंतन किंचित सफलता अति भव्य असफलता अति केरवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं। आप देखिए कट्टर राष्ट्रवाद पर रवींद्रनाथ टैगोर के विचारों की प्रासंगिकता को हमें इसी पृष्ठभूमि में समझना होगा। हमें समझना होगा कि कैसे सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक और वैचारिक सभी क्षेत्रों में राष्ट्रवाद ने एक सृजनात्मक भूमिका अदा की है और कैसे कट्टर राष्ट्रवाद हमें संघर्ष की ओर ले गया है। कैसे जैसे मानवता विश्वग्राम के मुहाने पर पहुंची ही थी जब कट्टर राष्ट्रवाद उसे पीछे खींचता हुआ प्रतीत हो रहा था, कि कैसे उदारीकरण, वैश्वीकरण के 2 दशकों बाद आज हम ब्रेक्जिट, ट्रंप, मरीन ले पेन, चीन के विस्तारवादी रवैया, सीरिया संकट, कीमिया की समस्या, संरक्षण और पर्यावरणीय जिम्मेदारियों से भागने की परिदृश्य का सामना कर रहे हैं। इस तरह के एग्जाम्पल डाल दिया करिएगा, समझ रहे हैं आप लोग। और आप देखते हैं कि रवींद्रनाथ टैगोर इतने प्रासंगिक शायद कभी नहीं रहे। और ये आप देखिए फिर यहाँ से एक नया इन्होंने पैराग्राफ चुना। सामाजिक रूप से राष्ट्रवाद ने राष्ट्र के भीतर बस रहे लोगों के मध्य संघर्ष को गौड़ बनाया, लोगों को उन्नति का मार्ग दिखाया और भाईचारे की नई संस्कृति विकसित की। पर धीरे धीरे कट्टर राष्ट्रवाद के विकास ने संपूर्ण मानवता को जोड़ने वाले धर्म जैसी आप देखते हैं कि जैसी संख्याओं को भी नकार दिया। ईसाइयों ने आप देखिए ईसाई पर आक्रमण किया, मुस्लिमों ने मुस्लिमों पर आधिपत्य जमाया, बौद्धों ने बौद्धों का संहार किया। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में आप देखिए यह प्रक्रिया हमें अपने चरम रूप में दिखाई देती है। अर्थात लगभग 4 दशकों तक राष्ट्र को यह विश्वास सा हो गया कि शांति और समृद्धि की राह युद्ध से ही होकर जाती है। एक ही पंथ अब जग में जीने का अभ्यास करो, छागियो रक्त पीने का। पर जब भ्रम टूटा तो मानवता की मुट्ठी में केवल राग बंद थी। आर्थिक रूप से वाणिज्यवाद और व्यापारिक पूंजीवाद ने राष्ट्र के विकास में अहम भूमिका निभाई। पर यही वह क्षेत्र था जहां राष्ट्रवाद का दोहरा चरित्र प्रारंभ से ही स्पष्ट था। रवींद्रनाथ टैगोर के साथ साथ महात्मा गांधी ने भी बार बार लक्षित किया कि राष्ट्रवाद अपने और पराये के भेद को जन्म देता है और वह अपने देश के लोगों के लिए आप देखें कि जितना दयालु और सौहार्दपूर्ण है, वही उपनिवेशों के लिए उतना ही अत्याचारी और शोषक है। भारत के आर्थिक पतन में ब्रिटिश नीतियों की भूमिका से कौन परिचित नहीं है। पर आज जब हम वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण के माध्यम से राष्ट्र की सीमाओं से ऊपर उठे ही थे कि पश्चिमी देशों में संरक्षणवाद की नई प्रवृत्ति दिख रही है और पश्चिमी देशों के इस व्यवहार से विकासशील देश ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और आप देखिए कि सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से भी राष्ट्रवाद, कट्टर राष्ट्रवाद का यह क्रमशः सृजनात्मक और विभाजनकारी प्रभाव स्पष्ट है। और राष्ट्रवाद जहां आप देखते हैं कि राष्ट्रवाद जहां सांस्कृतिक, या आप देखते हैं कि संस्कृतियों के आदान प्रदान को भी मान्यता देता है, वहीं कट्टर राष्ट्रवाद में स्वयं को सदी और ईश्वरों को भ्रमित करने मानने की कोपमंडूक प्रवृत्ति होती है। कट्टर राष्ट्रवाद ईश्वरों से कुछ भी ग्रहण करने की प्रति शंकाशील रहता है। दूसरों से कुछ भी भ्रमण करने के प्रति शंकाशील रहता है। ये दूसरा है दा है ये, ठीक है। वस्तुतः उसमें तार्किकता का अभाव पाया जाता है। आज उत्तर कोरिया के बिगड़ैल बच्चे जैसे व्यवहार के पीछे कट्टर राष्ट्रवाद ही प्रमुख कारण है।
राजनीतिक रूप से भी इन दोनों प्रभावों को स्पष्ट देखा जा सकता है, जहां महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रवाद का प्रयोग औपनिवेशिक और शोषक शक्तियों के विरुद्ध जनता को एकजुट करने में किया, और वहीं कट्टर राष्ट्रवाद सीमाओं की दोनों तरफ तरफ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति का साधन बनता है और घृणा हिंसा का प्रचारक। आश्चर्य तो आप देखते हैं कि तब होता है जब लोकतांत्रिक सरकारों का तख्ता पलट, क्या तख्ता पलट करते हुए सेनाएं राष्ट्रवाद का ही हवाला देती हैं। संभवतः इसलिए कहा गया है कि देशभक्ति बदमाशों और राजनीतिज्ञों की अंतिम शरणागाह है। और धार्मिक रूप से देखें तो आप देखिए पश्चिम में राष्ट्रवाद का विकास ही धार्मिक जकड़बंदियों से मुक्ति की आकांक्षा के चलती ही हुआ था। राष्ट्रवाद ने इस दिशा में पर्याप्त सफलता पाई, पर सभ्यताओं के संघर्ष के इस युग में कट्टर राष्ट्रवाद ने पुनः राष्ट्र और धर्म का घालमेल आप देखते हैं करना प्रारंभ कर दिया। यह भी आपको देखने को मिलेगा। और इन परिस्थितियों में हमें वर्तमान परिदृश्य पर पुनः विचार करना चाहिए। आज किसी भी देश की समस्या अकेले उसकी अपनी नहीं है। एक देश की आर्थिक नीतियों का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, चाहे वह आप देखिए 2008 की अमेरिकी अर्थव्यवस्था हो या फिर आप देखिए चीन की मौद्रिक नीति हो। आज युद्ध सीरिया में होगा, वह आप देखते हैं कि क्या वह केवल महत्वपूर्ण को ही नहीं वरन शरणार्थी समस्या के रूप में भी कनाडा, जर्मनी और भी प्रभावित करेगा। चाहे ओजोन परत का क्षय हो, आर्कटिक का पिघलना या वैश्विक तापन समस्या किसी एक देश की नहीं है। पर्यावरण समस्या देख लीजिए, जलवायु परिवर्तन एक किसी की है, लेकिन विवेक से आप देखिए लेकिन वैश्विक महामारियों तक राष्ट्रों को भी सहयोग अपरिहार्य हो गया है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां इंटरनेट की भी वैश्विक है और आतंकवाद भी। और इस प्रारंभ में मैंने कहा था कि कट्टर राष्ट्रवाद का रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार संभवतः इतना प्रासंगिक कभी नहीं रहे। टैगोर औपनिवेशिक परंपरा के संत थे। तुलसीदास की तरह उनका भी मानना था कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीड़ा संबंधी नहीं अधमाई। और आधुनिकता बोध और परंपरा बोध उनके व्यक्तित्व में घुल सा गया। उन्होंने यह विचार राष्ट्रवाद के उफान के दिनों में व्यक्त किए थे, पर आज यह स्वीकार करते हुए भी देशभक्ति और राष्ट्रवाद ने महत्वपूर्ण ऐतिहासिक भूमिका निभाई। हमें उससे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। स्वयं टैगोर ने ऐसे भारत की कल्पना की जहां शब्द सत्य पर आधारित हो, व्यक्ति क्षुब्धताओं से मुक्त हो और भरातक और ऊंचा हो और हृदय मुक्त हो। कट्टरता पर मानवता का वरन वास्तव में टैगोर का ही विचार नहीं वरन संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा का सार और यही वरन है। आप देखिए अजय निजा परोवेती गणना लघु चेत साम उदार चरिताना तू वसुदेव कुटुंबकम। इस तरह की आप देखते हैं कोड डाल दिए जाते हैं। तो आप देखिए आंसर राइटिंग कोई आप सभी जानते हैं इस बात को तो कि कोई रिपीट नहीं होता है। आप सभी को मालूम है इस बात को तो कि कोई ऐसा नहीं कि ये निबंध आपने देख लिया तो ये रट लेंगे तो ये आ जाएगा। वो 10th 12th या आप लोग जब डिग्री ले रहे होंगे तब अलग बात थी कि एक ही किताब रहती थी, उसमें से ही आप देखते हैं कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन आता था, उसका आंसर आप लोग रटे होते थे, लिख लेते थे। यहाँ आपको लिखने की कला आ गई। अब किसी भी आप देखिए टॉपिक पर निबंध पूछेगा आप उसे लिख पाएंगे। ये आप देखिए इन्हें 70 नंबर मिले हैं। कितने? 70 नंबर मिले हैं 125 में से। अच्छा प्रयास रहा इनका। ये भारतीय परिस्थितियों की भी चर्चा करें सकते हैं। उदाहरण गौवध पर चल रहा विवाद, देखिए सभी एंगल देखा करिएगा, थोड़ा प्रभावकारी आंसर आपका रहेगा। अच्छा प्रयास है। ये लेखन शैली को और प्रभावशाली बनाया जा सकता है। प्रैक्टिस करेंगे तो बनता रहेगा। तो इस तरह से आप देखेंगे पहला निबंध इन्होंने लिखा और इन्हें 125 में से 70 नंबर मिल गए। अब आप देखिए खंड भी है, ये सेक्शन भी है, ये भी 4 आप देखिए आपको दिए गए हैं टॉपिक, इनमें से एक आपको चुनना है। पर्यावरणीय सरोकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का नवीन प्रेरक बल है। एक दिशाहीन छात्र आंदोलन समाज के लिए खतरा है। न्यायिक जवाबदेही न्याय सुनिश्चित करने हेतु एक अत्यावश्यक साधन है। 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना एक सपना या हकीकत है, ये भी आप देखेंगे। अब आप देखिए इन्होंने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करना एक सपना या हकीकत है, इस पर इन्होंने इस टॉपिक को चुना है और ये काफ़ी चर्चा में भी रहा। हमारे प्रधानमंत्री साहब भी काफ़ी करते रहे। 2022 तो खत्म हो गया लेकिन उस समय आप देखिए काफ़ी ये चर्चा में था और आज भी चर्चा में है, लेकिन 2022 तो जा चुका है। पिछले 20 वर्षों में आत्महत्या करने वाले किसानों का आंकड़ा 10 से 15,000 प्रतिवर्ष के बीच झूलता रहा है और नीति निर्माताओं के सामने एक विराट प्रश्न चिन्ह की तरह। और जब हम किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसलों को सड़कों पर बिखेरते देखते हैं, फेंकते हुए आपने देखा होगा, या फिर आप देखिए मध्य प्रदेश में किसानों को पुलिस की गोली से मरते या जंतर मंतर पर नरमुन्नों के साथ प्रदर्शन करते, अधनंगे तमिलनाडु के किसानों को फिर किसानों की
किसानों की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए आंकड़ों की आवश्यकता नहीं रह जाती है। एक तरफ तो आप देखिए भारत की 60% जनसंख्या किसी न किसी रूप से में आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। वहीं अर्थव्यवस्था और सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी लगातार घटती जा रही है। कृषि अब लाभदायक कार्य नहीं रहा, यह तो किसानों के साथ साथ आप देखिए नीति निर्माता भी मानने लगे हैं। ऐसे में आप देखिए 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य एक महत्वाकांक्षी स्वप्न प्रतीत होता है, परंतु यह एक ऐसा स्वप्न है जिसे हकीकत में बदलना आवश्यक भी है और अपरिहार्य भी है। और आप देखिए स्वप्न और यथार्थ के इस संबंध को जानने के लिए जरूरी है कि किसानों और कृषि के समक्ष आज क्या कठिनाइयां हैं, उन्हें दूर करने के लिए प्रयास क्या हो रहे हैं, और आप देखिए सपने को हकीकत में बदलने के लिए किन अतिरिक्त प्रयासों की आवश्यकता है। और इसमें आप देखेंगे कि सर्वप्रथम तो यह है कि परंपरागत रूप से दी भारतीय किसान दुनिया की किसान दुनिया के सबसे मेहनत कश किसानों में से एक रहा है और अभी भी करते हैं। ऐसे में समस्या की जड़ सामाजिक परिस्थितियों और संस्थागत कमियों में निहित है। आर्थिक उदारीकरण के बाद ही नीतियों के केंद्र में औद्योगिक और सेवा क्षेत्र ही रहे हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना से ही कृषि क्षेत्र पुनः चर्चा में आया। यथार्थ की पी साईनाथ जैसे पत्रकार 90 के दशक में से ही इस समस्या का पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और एवरी बड़ी लफ्स ए गुड डॉट इस दिशा में आप देखिए आंख खोलने वाली पुस्तक है। कृषि क्षेत्र में समस्याएं व्यापक हैं। जनसंख्या के अत्यधिक दबाव, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया में कृषकों की भूमिका नहीं है, कृषि इनपुट का बढ़ता मूल्य, ऋण जाल, खाद्यान्न केंद्रित कृषि भंडारण, परिवहन सुविधाओं के अभाव और मानसून पर निर्भरता तो इन समस्याओं की एक झांकी भर है। व्यक्तिगत रूप से भी समाज में किसानों की हैसियत घटी है। ऐसे परिवार लगातार पिछड़ते जा रहे हैं जहां किसी से इतर रोजगार करने वाले एक ही भी व्यक्ति ना रहा है। और हमारी आपकी दृष्टि में भले ही यह आंकड़ा पर्याप्त ना हो पर प्रेमचंद के होरी से लेकर आज के किसान तक यह मरजात यह प्रक्रिया है। या आप लोगों को अरे एक बात आप जानते हैं, किसी किसान से आप नहीं सुनेंगे कि उसका बेटा किसान ही बनेगा। आप सोचिए, क्योंकि वो जानते हैं कि क्या हालत है किसानों की। और मर्यादा आप देखिए यह प्रतिष्ठा ही सबसे महत्वपूर्ण। यही कारण है कि अपेक्षा के समृद्ध प्रदेशों यथा महाराष्ट्र और तमिलनाडु में आत्महत्या की दर अधिक है, क्योंकि उद्योगपतियों के विपरीत ऋण न चुका पाने पर होने वाली प्रताड़ना उनके लिए अवसाद कारक सिद्ध होती है, डिप्रेशन का। या आप देखिए एक बार किसान बिचौलिए के चक्कर में फंस जाता है ना, ऋण के जाल में, फिर वो उससे निकल भी नहीं पाता है, क्योंकि इनका आप देखिए बिचौलियों का, व्यापारियों का जो ब्याज दर होता है हाई होता है। किसानों की हालत का अंदाजा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि लगातार 2 वर्षों तक कम बारिश होने पर बुंदेलखंड, विदर्भ या कालाहांडी, बोलांगीर और आप देखिए कोरापुट क्षेत्र में नागार्जुन की कविता का यह दृश्य सजीव होता उठता है। कई दिनों तक चूहा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। ये आप लोग इस तरह की अच्छी कोट लिख दिया करिएगा, ठीक है। देखिए इन्हें गुड़ यहाँ बताया गया है। वस्तुतः यह सत्य है कि उदारीकरण के बाद से उत्पन्न समृद्धि का ज्यादातर लाभ पहले से ही उच्च स्तर पर काबिज तबके को मिलना है। वो किसानों की हालत में तुलनात्मक सुधार तो हुआ, पर आप देखते हैं कि विषमता का स्तर बढ़ने से वह सुधार नगण्य हो गया है। इस तथ्य को समझकर ही नीति निर्माताओं ने कृषि क्षेत्र में 4% वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा है। और आप देखिए किसानों की, हमारे कोरोना महामारी में आप देखिए सब कुछ डूब चुका था, उसी ने हमारी लाज बचा ली थी। पिछले वर्षों में सरकार की ओर से एमपीएमसी की भूमिका को सीमित करने पर राष्ट्रीय कृषि बाजार के विकास का प्रयास किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, सब्सिडियों का युक्तिकरण, नगद हस्तांतरण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और आप देखिए भंडारण, शोध, ग्रामीण विद्युतीकरण के प्रयास किए जा रहे हैं। इस तरह की जो सरकार की तरफ से योजनाएं लाई जाती उन्हें भी लिख दिया करिएगा, ठीक है। और पर 2022 तक कृषि की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें दोहरी रणनीति अपनानी होगी। ऐसी रणनीति जिसमें गांव और शहरों को कृषि उद्योग को विरोधी नहीं अपितु एक दूसरे का पूरक बनाना होगा। एक ऐसी रणनीति जो आप देखते हैं कि गांधी, नेहरू और अंबेडकर के विचारों के समन्वय पर आधारित हो। इस रणनीति में पहला चरण होगा उपयुक्त योजनाओं को जमीनी स्तर पर आप देखते हैं कि पहुंचाना, प्रभावकारी ढंग से लागू करना। इसके लिए प्रत्यक्ष अंतरण की तहत अन्य योजनाओं के लिए भी एक निगरानी तंत्र विकसित करना होगा। उदाहरण के लिए हाल ही में एक खबर के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 40% क्लेम ही दिए गए और बीमा कंपनियां 6000 करोड़ के लाभ स्तर पर हैं। और आप देखिए कि ऐसी परिस्थितियों को शून्य करना होगा। किसानों की प्रकृति पर निर्भरता को कम करना ही इसी चरण में शामिल है। दूसरे चरण में कृषि को उद्योग से जोड़ना शामिल है। कृषि प्रसंस्करण उद्योग इस चरण के केंद्र में है। इसे भंडारण, फसल के नुकसान में भी कभी कमी तो आएगी ही।
और साथ ही आप देखिए मूल्य निर्धारण में किसानों की भली भागीदारी बढ़ेगी। और तीसरे चरण में आप देखिए कृषि पर जनसंख्या के अतिरिक्त दबाव को कम कर रोजगार के भिन्न अवसर सृजित करने होंगे। ये अवसर बाहर स्थित उद्योगों के साथ साथ गांव में भी देने होंगे, जिससे सामाजिक स्थानांतरण कम से कम हो। कौशल विकास इस चरण में केंद्रीय भूमिका निभाएगा। और आप देखिए कृषि के साथ पशुपालन भी थोड़ा और विस्तार कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपने देखा होगा अक्सर एक परिवार में 4 बेटे हैं, एक बेटा पूरी खेती संभाल सकता है लेकिन चारों उसी में लगे रहते हैं, तो उन्हें भी थोड़ा बटा के काम कर सकते हैं वो। चौथी व अंतिम चरण में किसानों पर व्यय के भार को कम करना होगा। इसके लिए सरकारी व निजी क्षेत्रक दोनों को ग्रामीण भारत के सामाजिक क्षेत्रक में निवेश करना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसर मिलकर एक प्रकार से आय को दोगुना करने में सक्षम है। आज भोजन के अलावा कितना किसान परिवार की 3/4 आय शिक्षा व स्वास्थ्य पर खर्च हो रही है। और आप लोगों को बता दूं, सबसे महंगी हमारे देश में शिक्षा और स्वास्थ्य है। कई देशों विकसित देश हैं दुनिया के जहां शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री है। अर्थव्यवस्था की सीमा तक ही आप देखते हैं कि निबंध को सीमित ना करें, इसे अन्य आयामों पर भी के साथ भी जोड़िए। आप देखिए इस रणनीति से हम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। संभव है कि यह लक्ष्य 2022 की बजाय 2024-25 तक प्राप्त हो, पर यह एक ऐसा लक्ष्य है जिसकी ओर देश ने यात्रा आरंभ कर दी है। और जैसा कि मैंने पूर्व में ही कहा है कि एक ऐसा सपना है जिसे हकीकत में तब्दील करना न सिर्फ आवश्यक है बल्कि अपरिहार्य भी है। समावेशी विकास की इससे स्पष्ट कसौटी नहीं हो सकती है। और इस रूप में आप देखिए 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को हमें ऐसे सपने में बदलना होगा जो हमें सोने ना दे। राजनीतिक इच्छा शक्ति और क्रियान्वयन के दृढ़ संकल्प से इसे यथार्थ में बदलना जा सकता है, बदलना ही होगा। निष्कर्ष लिखते समय भी किसी कविता या लोकोक्ति का प्रयोग कर आप लेखन को और प्रभावशाली बना सकते हैं। देखिए इसमें भी आप देखिए 70 नंबर मिले हैं। इस तरह से आप देखिए दोनों पेपर में दोनों निबंध में इन्होंने 70 नंबर प्राप्त किए हैं 250 में से, यानी कि 100 सराहनीय प्रयास से 140 नंबर इन्हें मिले हैं 250 नंबर में से 250 नंबर में से। तो ये आप लोग देखेंगे, आगे हम लोग देखते हैं और भी कॉपियां देखते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए और समझिए, आप लोग कला सीखिए आप लोग आंसर राइटिंग की। और आंसर राइटिंग ही सब कुछ है, ये तो आप लोग समझ चुके होंगे मुझे लगता है अभी तक। तो ध्यान दीजिए, ठीक है। आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो जरूर बताइए। मेरी शुभकामनाएं हर हाल में आप लोगों के साथ हैं। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बस।